अगर पृथ्वी सिर्फ 5 डिग्री गर्म हो जाए तो क्या हम जीवित रहेंगे? 5 डिग्री का फर्क और पूरी सिविलाइजेशन अनलिवेबल हो सकती है। कोई एस्टेरॉइड नहीं, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं, बस ओशंस थोड़ी ज्यादा हीट पकड़ लें और हवा थोड़ी अनस्टेबल हो जाए। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये प्लैनेटरी साइंस का बेसिक रूल है। क्योंकि पृथ्वी को रहने लायक सिर्फ लाइफ नहीं बनाती, पृथ्वी को रहने लायक बैलेंस बनाता है। पृथ्वी का बैलेंस किसी एक जगह पर नहीं बनता। ये बैलेंस पृथ्वी की सतह पर लगातार मेंटेन होता है। सबसे पहले फॉरेस्ट्स को देखो। फॉरेस्ट्स सिर्फ ग्रीन कवर नहीं होते, वे सरफेस टेम्परेचर को डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं कि डेंस फॉरेस्ट्स वाले रीजन्स में सरफेस टेम्परेचर आसपास के इलाकों से 2 से 4 डिग्री तक कम रहता है। इसका कारण साफ है। ट्रीज सोलर हीट का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट करते हैं, एक हिस्सा अब्सॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को साइंस कहती है थर्मल रेगुलेशन। एंशिएंट सोसाइटीज इसे फॉर्मूलाज में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन से समझती थीं। इसलिए फॉरेस्ट्स को सिर्फ रिसोर्स नहीं, सीजनल बैलेंस का हिस्सा माना जाता था। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, ये अपना खुद का वेदर सिस्टम बनाता है। अमेज़न के ट्रीज हर दिन अरबों लीटर वाटर वेपर हवा में छोड़ते हैं। ये वेपर क्लाउड्स बनाता है और फिर दूर दूर तक रेनफॉल कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं फ्लाइंग रिवर्स, हवा में बहता हुआ पानी। जब अमेज़न में लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होती है तो असर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहता, पूरे साउथ अमेरिका का रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। अब इंडिया का एग्जाम्पल, सुंदरबंस। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच फैला हुआ एक सिंगल इकोसिस्टम है। ये सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, ये कोस्टल रीजन्स के लिए नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। मैंग्रोव ट्रीज की कॉम्प्लेक्स रूट्स साइक्लोन्स की एनर्जी को तोड़ देती हैं। डेटा दिखाता है कि जहां सुंदरबंस इंटैक्ट हैं, वहां स्टॉर्म सर्च का इंपैक्ट काफी कम होता है। इसी वजह से कोस्टल सिविलाइजेशंस मैंग्रोव्स के पास परमानेंट सेटलमेंट्स कम बनाती थीं। ये ट्रेडिशन नहीं था, ये रिस्क मैनेजमेंट था। अब एटमॉस्फेयर को देखो। एटमॉस्फेयर सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये सोलर रेडिएशन को फिल्टर करता है और अर्थ को स्पेस की हाई एनर्जी पार्टिकल से बचाता है। ये लेयर इतनी पतली है कि स्पेस से मुश्किल से दिखती है, लेकिन इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अब ओशंस। ओशंस अर्थ के सबसे बड़े हीट मैनेजर्स हैं। अर्थ सिस्टम में जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा ओशंस अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से लैंड सरफेस सडनली ओवरहीट नहीं करती। लेकिन जब ओशंस लिमिट से ज्यादा हीट स्टोर करते हैं तो बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होती है, स्टॉर्म्स इंटेंस हो जाते हैं, रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। इसका मतलब साफ है, अर्थ तभी हैबिटेबल है जब फॉरेस्ट्स, ओशंस और एटमॉस्फेयर एक साथ काम करें। ये अलग अलग सिस्टम्स नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल नेटवर्क है। और जब इस नेटवर्क में कहीं भी स्ट्रेस आता है तो असर पूरे प्लैनेट पर दिखता है। पृथ्वी स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो पावरफुल है, पृथ्वी स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस सिस्टम्स अब तक संतुलन बनाए हुए हैं। हम अक्सर जंगलों को अर्थ के लंग्स कहते हैं, लेकिन यहां एक जरूरी मिथ टूटना चाहिए। फॉरेस्ट्स ज्यादातर ऑक्सीजन नहीं बनाते। साइंस बताती है कि अर्थ की ज्यादातर ऑक्सीजन ओशन से आती है। तो फिर जंगल इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि फॉरेस्ट्स ऑक्सीजन फैक्ट्री नहीं, रेगुलेशन सिस्टम है। फॉरेस्ट्स कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करते हैं, टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं, यानी वे क्लाइमेट को स्मूथ बनाते हैं। ट्रीज की लीव्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करती, वे पानी को हवा में रिलीज करती हैं। इस प्रोसेस को साइंस कहती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्लाउड्स बनाने में मदद करता है। क्लाउड्स रेनफॉल तय करते हैं। इसका मतलब साफ है,
फॉरेस्ट कटे तो सिर्फ ट्रीज नहीं जाते, रेन पैटर्न बदल जाता है, सॉइल ड्राई हो जाती है, हीट स्पाइक्स बढ़ जाती हैं। स्पेस से देखा जाए तो ये इफेक्ट और साफ दिखता है। सैटेलाइट्स क्लियरली दिखाते हैं कि डेंस फॉरेस्ट्स वाले रीजन्स ज्यादा कूल रहते हैं और जहां डिफॉरेस्टेशन हुई है वहां सरफेस टेम्परेचर तेजी से बढ़ा है। फॉरेस्ट्स लोकल नहीं, प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस इसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं करती थीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से समझती थीं। इंडिया में सेक्रेड ग्रोव्स रैंडम नहीं थे। वे वाटर सोर्सेस के पास फर्टाइल लैंड पर क्लाइमेट सेंसिटिव जोन्स में बनाए जाते थे। ट्रीज की पूजा बिलीफ नहीं थी, वो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी थी। आज हम फॉरेस्ट्स को रिसोर्स की तरह देखते हैं, टिम्बर, लैंड, डेवलपमेंट, लेकिन सिस्टम रिसोर्स लॉजिक पर काम नहीं करता। फॉरेस्ट सिस्टम बाइनरी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा फॉरेस्ट कटा और इफेक्ट नहीं हुआ। सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट करता है और जब थ्रेशहोल्ड क्रॉस होती है तो इंपैक्ट सडन लगता है। यही रीजन है कि फ्लड्स और ड्रॉट्स एक ही रीजन में बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट्स अर्थ को बचाने के लिए नहीं है, फॉरेस्ट्स अर्थ को स्टेबल रखने के लिए है, और स्टेबिलिटी लाइफ के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है। फॉरेस्ट सांस नहीं बनाते, वे सांस को बैलेंस में रखते हैं। पृथ्वी पर जीवन किसी एक चीज पर नहीं टिका है, ये कई एलिमेंट्स के संतुलन पर टिका है। कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन, ये अलग अलग नहीं, एक साथ काम करते हैं। इसे साइंस कहती है साइकिल्स। कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल्स का मतलब है कुछ भी खत्म नहीं होता, बस फॉर्म बदलती है। कार्बन हवा में जाता है, प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सॉइल और ओशंस में स्टोर होता है। वाटर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन गिरती है और फिर सब दोहराया जाता है। नाइट्रोजन प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। प्लांट्स एनिमल्स को फीड करते हैं और सिस्टम चलता रहता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब साइकिल्स अपनी नेचुरल स्पीड से तेज या स्लो हो जाती हैं। कार्बन अगर ज्यादा तेजी से हवा में जाए और एब्जॉर्ब ना हो पाए तो टेम्परेचर बढ़ता है। वाटर साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं फ्लड्स आते हैं और कहीं ड्राउट्स। नाइट्रोजन अगर जरूरत से ज्यादा सॉइल में जाए तो लैंड फर्टाइल नहीं, टॉक्सिक बनने लगती है। ये इफेक्ट्स अलग अलग नहीं होते, एक साइकिल डिस्टर्ब होती है तो बाकी भी इंपैक्ट महसूस करती हैं। इसे साइंस कहती है फीडबैक लूप। स्मॉल चेंज चेन रिएक्शन बन जाता है। स्पेस से देखने पर यह बात और साफ होती है। मार्स पर वाटर साइकिल लगभग खत्म है, इसलिए वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। वीनस पर कार्बन साइकिल कंट्रोल से बाहर चला गया। रिजल्ट, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ अभी भी बीच में है, यहां साइकिल्स अब भी काम कर रही हैं, लेकिन स्पीड बदल रही है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस साइकिल्स शब्द नहीं जानती थीं, लेकिन पैटर्न्स पहचानती थीं। फार्मिंग सीजन्स के हिसाब से होती थी, वाटर यूज रेनफॉल के हिसाब से। ये ट्रेडिशन नहीं था, ये सिस्टम अंडरस्टैंडिंग थी। आज हम साइकिल्स को मैनेज करने की जगह ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। फास्टर ग्रोथ, मोर एक्सट्रैक्शन, इमीडिएट रिजल्ट्स। लेकिन नेचुरल सिस्टम्स इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते, वे डिले से रिएक्ट करते हैं, और जब रिस्पॉन्स आता है तो वो सडन लगता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज किसी एक घटना जैसा नहीं, सिस्टम शिफ्ट जैसा दिखता है। बैलेंस कोई डेकोरेशन नहीं है, बैलेंस लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये बैलेंस एक जगह नहीं, पूरे प्लैनेट में फैला हुआ है। पृथ्वी पर जीवन ताकत से नहीं, संतुलन से टिका है। शुरुआत में इंसान अर्थ के सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा था। हंटिंग, गैदरिंग और नेचर के रिदम के साथ एडजस्टमेंट। इंपैक्ट लोकल होता था, टेम्पररी होता था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया, एग्रीकल्चर। इंसान ने फूड ग्रो करना सीख लिया। इसका मतलब था सेटलमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लैंड यूज का बदलाव। पहली बार अर्थ के सरफेस पर पैटर्न्स बदलने लगे। फिर आया सिटीज का दौर, रोड्स, बिल्डिंग्स, वाटर डिवर्जन। नेचर अब बैकग्राउंड नहीं रही, नेचर डिजाइन का हिस्सा बन गई। इंडस्ट्रियल एज के साथ स्केल अचानक बदल गया। कोल, ऑयल, गैस
एनर्जी एक्सट्रैक्शन लोकल से ग्लोबल हो गई। अब ह्यूमन एक्टिविटी सिर्फ इकोसिस्टम को नहीं, पूरे प्लैनेट को अफेक्ट करने लगी। स्पेस से देखें तो ये साफ दिखता है। नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजेस अर्थ पर ह्यूमन फुटप्रिंट को क्लियरली दिखाते हैं। लाइट्स सिटीज को ट्रेस करती हैं, हाईवेज कॉन्टिनेंट्स को काटती हैं। ये विजिबिलिटी पावर का संकेत है। साइंटिस्ट्स आज ह्यूमंस को जियोलॉजिकल फोर्स कहते हैं, मतलब एक ऐसी ताकत जो लैंड, वाटर और एयर तीनों को एक साथ बदल रही है। ये मॉरल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेजरमेंट है। कार्बन लेवल्स बढ़े हैं, लैंड कवर बदला है, वाटर सिस्टम्स डाइवर्ट हुए हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस नेचर को शेप नहीं करती थीं, वे नेचर के अराउंड खुद को शेप करती थीं। सिटीज रिवर्स के साथ बनती थीं, फार्मिंग सीजन्स के साथ। आज हम उल्टा करते हैं, रिवर्स को सिटीज के हिसाब से मोड़ते हैं, सीजन्स को टेक्नोलॉजी से पुश करते हैं। इस शिफ्ट को साइंस कहती है एंथ्रोपोसीन, यानी ह्यूमन डोमिनेटेड फेज। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है, इसका मतलब ये है कि इंसान अब न्यूट्रल नहीं रहा। और जब कोई फोर्स न्यूट्रल नहीं रहती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अर्थ सिस्टम इंसान को रिमूव नहीं करेगा, अर्थ सिस्टम एडजस्ट करेगा। क्वेश्चन बस ये है, उस एडजस्टमेंट में हम कहां खड़े होंगे। इंसान अब सिस्टम के बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर एक ताकत बन चुका है। पृथ्वी का सिस्टम धीरे चलता है, सीजन्स समय लेते हैं, साइकिल्स सालों में पूरे होते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम तेज हो गया है। फास्ट प्रोडक्शन, फास्ट ट्रांसपोर्ट, फास्ट कंजम्पशन। स्पीड हमारी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन सवाल यह है, क्या अर्थ का सिस्टम इस स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है? एंशिएंट सिविलाइजेशंस स्पीड पर नहीं, टाइमिंग पर भरोसा करती थीं। फार्मिंग सीजन के हिसाब से, फेस्टिवल्स सोलर और लूनर साइकिल से जुड़े। ये रिचुअल्स नहीं थे, ये सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन था। आज हम टाइमिंग की जगह ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करते हैं। मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम टाइम। लेकिन नेचुरल सिस्टम्स ऑप्टिमाइज नहीं होते, वे स्टेबलाइज होते हैं। जब स्पीड सिस्टम की कैपेसिटी से आगे निकल जाती है तो इम्बैलेंस शुरू होता है। इस इम्बैलेंस का असर सिर्फ नेचर पर नहीं पड़ता, ये ह्यूमंस पर भी दिखता है। हीट स्ट्रेस बढ़ता है, वाटर स्कैसिटी बढ़ती है, फूड सिस्टम्स अनस्टेबल होते हैं। स्पेस से देखें तो पैटर्न साफ है। सैटेलाइट्स दिखाते हैं कि टेम्परेचर राइज रैंडम नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के पैटर्न को फॉलो करता है। अर्बन हीट आइलैंड्स, ड्राइंग रिवर बेसिन्स, शिफ्टिंग मॉनसून्स, ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं हैं, ये मिसअलाइनमेंट के सिग्नल्स हैं। अर्थ हमें रिजेक्ट नहीं कर रही, अर्थ एडजस्ट कर रही है। और एडजस्टमेंट हमेशा जेंटल नहीं होता। एंशिएंट नॉलेज वार्निंग देता था, नेचर के रिदम से बाहर जाओगे तो कॉस्ट देनी पड़ेगी। आज साइंस यही बात डेटा में दिखा रही है। डिफरेंस बस इतना है, लैंग्वेज बदल गई है। क्वेश्चन अब ये नहीं कि अलाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन ये है, क्या हम अपनी स्पीड स्लो कर सकते हैं या हम सिस्टम से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेंगे? ये चैप्टर आंसर नहीं देता, ये सिर्फ मिरर रखता है। पृथ्वी से हम दूर नहीं हुए, हम उसकी गति से बाहर निकल गए हैं। आज वीनस एक डेड प्लैनेट जैसा दिखता है। एक्सट्रीम हीट, डेंस एटमॉस्फेयर, सरफेस पर लाइफ के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन वीनस हमेशा ऐसा नहीं था। शुरुआत में वीनस और अर्थ ऑलमोस्ट ट्विन्स जैसे थे, सेम साइज, सेम रॉकी बॉडी और सन से बस थोड़ा सा ज्यादा पास। वीनस पर भी शायद ओशंस थे, एटमॉस्फेयर मौजूद था, टेम्परेचर स्टेबल था। फिर एक छोटा सा चेंज शुरू हुआ। वीनस ने थोड़ी ज्यादा हीट ट्रैप करना शुरू किया। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक रहने लगा और वाटर वेपर खुद एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। टेम्परेचर बढ़ा तो और पानी एटमॉस्फेयर में गया और यहीं से एक लूप बन गया। साइंस इसे कहती है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट।
एक बार जब ये लूप स्टार्ट हो जाता है तो सिस्टम खुद को रोक नहीं पाता। वीनस पर ओशंस इवेपोरेट हो गए, सरफेस ड्राई हो गई, एटमॉस्फेयर और थिक होता गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं था, कोई एस्टेरॉयड नहीं था, बस बैलेंस की एक बाउंड्री क्रॉस हो गई और वीनस धीरे धीरे एक एक्सट्रीम वर्ल्ड बन गया। अब यहीं अर्थ को याद करो। अर्थ के पास भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अर्थ पर भी हीट ट्रैप होती है, पर अर्थ के पास बफर्स हैं। ओशंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है और एक्टिव साइकिल्स इम्बैलेंस को स्लो कर देते हैं। अर्थ अभी भी बफर जोन में है, लेकिन बफर्स इनफाइनाइट नहीं होते। वीनस और अर्थ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं था कि वीनस गलत था, डिफरेंस ये था कि वीनस के पास रुकने के लिए सिस्टम्स नहीं थे, अर्थ के पास अभी भी हैं। इस चैप्टर का पर्पस डर पैदा करना नहीं है, इस चैप्टर का पर्पस ये दिखाना है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स थ्रेशोल्ड्स फॉलो करते हैं और जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है तो स्टोरी स्लोली नहीं बदलती, स्टोरी सडनली बदल जाती है। वीनस फ्यूचर नहीं दिखाता, वीनस सिर्फ लिमिट दिखाता है और अर्थ अभी भी उस लिमिट से पहले खड़ा है। वीनस वार्निंग नहीं, वीनस रिमाइंडर है कि बैलेंस कभी नोटिस के साथ नहीं टूटता।